नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे नव यथार्थवाद क्या है। ठीक है, केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अर्थात चाहे आपके एग्ज़ाम में नव यथार्थवादी सिद्धांत आए या संरचनात्मक यथार्थवादी सिद्धांत आए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एमए पोल साइंस या एमए कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये महत्वपूर्ण भाग है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। डीयू, इग्नू, जामिया सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अब आप आसानी से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने जीमेल अकाउंट में हमेशा के लिए देख सकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद क्या है। केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद की आलोचनात्मक व्याख्या, यह हमारा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद की भूमिका, अर्थात नव यथार्थवाद का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। फिर नव यथार्थवाद का सिद्धांत क्या था, उसके बाद यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में समानता की बात करेंगे। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के मध्य अंतर की बात करेंगे। ये इस वीडियो के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। वीडियो के पार्ट 2 में हम केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के रूप में नव यथार्थवाद की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक क्यों होती है, बदतरीन परिस्थितियाँ क्या हैं, शक्ति संतुलन पर नव यथार्थवाद के विचार, ये केनेथ वेल्स के अंतर्गत ही पॉइंट्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना और निष्कर्ष। ठीक है, इसलिए आप वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है करके, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और पीडीएफ भी डाउनलोड करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नव यथार्थवाद की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के उपागमों का अध्ययन किया जाता है। कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न उपागमों का अध्ययन करते हैं, जिनमें यथार्थवाद और उदारवाद प्रमुख हैं। ठीक है, जो यथार्थवाद है और उदारवाद, ये दोनों प्रमुख हैं, परंतु कुछ परिवर्तनों के साथ नव उदारवाद और नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्पन्न हुए। कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यथार्थवाद और उदारवाद सबसे प्रमुख है और इसी के अंतर्गत इसका परिष्कृत रूप नव उदारवाद और नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्पन्न हुए। आज हम नव यथार्थवाद की चर्चा कर रहे हैं। इस विचारधारा का विकास 1980 के दशक में हुआ। इसका विकास कब हुआ? 1980 के दशक में हुआ। इसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, मतलब इसे संरचनात्मक यथार्थवाद के नाम से जानते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। यह यथार्थवाद का ही परिष्कृत रूप है। ठीक है, यथार्थवाद में थोड़े से परिवर्तन करके नव यथार्थवादी सिद्धांत को लाया गया है। नव यथार्थवादी विचारधारा के प्रतिपादक केनेथ वेल्स हैं। केनेथ वेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवादी विश्लेषण का ब्यौरा दिया। कुछ विचारकों के अनुसार यह परंपरावादी यथार्थवाद का ही नया रूप है। जो परंपरावादी यथार्थवाद है, उसी का नया रूप है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद मानवीय प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रीय विषय मानता है। अर्थात जहाँ यथार्थवाद मानवीय प्रकृति पर जोर देता था, वहीं जो नव यथार्थवाद है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानता है। पुरातन यथार्थवाद शक्ति पर बल देता था, शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, कहता था कि राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है और इसे शक्ति द्वारा ही हासिल किया जा सकता है और मानव स्वार्थी है, लोभी है, अपने हित के लिए कार्य करता है। परंतु जो नव यथार्थवाद है, यह सुरक्षा पर बल देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नव यथार्थवाद का सिद्धांत। ठीक है, नव यथार्थवाद का सिद्धांत क्या है। यथार्थवाद एकल एवं एकीकृत सिद्धांत नहीं है। यथार्थवाद के कई रूप हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। यथार्थवाद के कई रूप हैं, जैसे परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव परंपरागत यथार्थवाद और विवेकपूर्ण विकल्प यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद की सबसे प्रसिद्ध व शक्तिशाली व्याख्या नव यथार्थवाद अथवा संरचनात्मक यथार्थवाद है। सबसे प्रसिद्ध व्याख्या कौन सी है? नव यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। जहाँ पुरातन यथार्थवाद मानव स्वभाव पर बल देता है तथा उसे स्वार्थी और लोभी कहता है,
परंपरावादी यथार्थवाद के समर्थक मॉर्गेंथु द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्र शक्ति संचित करने में लीन रहता है ताकि राष्ट्र ही सुरक्षित हो सके। कहने का अर्थ यह है कि जो पुराना यथार्थवाद है वह मानव को मानता है कि मानव स्वभाव कैसा है, स्वार्थी है और लोभी है, और वह हमेशा अपने हित की बात करते हैं। राष्ट्र हमेशा शक्ति संचित करने में लगा रहता है ताकि राष्ट्र ही सुरक्षित हो सके। नव यथार्थवाद ने भी शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना है, मतलब यह भी शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु वह मॉर्गेंथु के इस मत से सहमत नहीं है कि राज्य का स्वभाव केवल मानव स्वभाव से ही प्रभावित होता है। जैसे मॉर्गेंथु मानते हैं कि राज्य का स्वभाव केवल मानव स्वभाव से प्रभावित होता है, केनेथ वेल्स इस सिद्धांत से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य का स्वभाव केवल मानव स्वभाव से ही प्रभावित नहीं होता, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। नव यथार्थवाद मानवीय प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रीय विषय मानते हैं। जो नव यथार्थवादी हैं ये मानवीय प्रकृति को न मानकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रीय विषय मानते हैं। हालांकि नव यथार्थवाद में भी राज्य ही अध्ययन का मूल पात्र है। वह कहते हैं कि राज्य की जो प्रकृति है वह मानव के स्वभाव पर निर्भर न होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्भर है। नव यथार्थवाद के इस सिद्धांत की जिन चिंतकों ने व्याख्या की उनमें प्रमुख है रॉबर्ट जर्विस, रॉबर्ट गिल्पिन, केनेथ वेल्स और जॉन मिशिमर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटर्स, इन्हें ज़रूर याद रखें। आपको पढ़ा रही हूँ और जैसे मैंने आपको आंसर का स्ट्रक्चर बताया है आप वैसे ही आंसर राइटिंग करें, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होंगे। हम पढ़ते हैं यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में समानता। जो यथार्थवादी सिद्धांत है और नव यथार्थवादी सिद्धांत है इनके बीच कुछ समानता है। यथार्थवाद तथा नव यथार्थवाद में 4 विशेषताएं समान हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य केंद्रित अवधारणा का समर्थन करते हैं। दोनों ही राज्य को केंद्रीय विषय मानते हैं। दोनों मानवीय प्रकृति के विशिष्ट पक्षों पर आधारित हैं। यथार्थवाद के लिए ये व्यक्ति की आक्रामक प्रवृत्ति है। यथार्थवाद मानते हैं कि व्यक्ति क्या आक्रामक है, जबकि नव यथार्थवाद के लिए ये डर की भावना है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। दोनों मानते हैं कि राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सैनिक शक्ति के प्रयोग अथवा प्रयोग के डरावे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, राज्य क्या करता है कि अपने आप को बचाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है और प्रयोग के डरावे पर निर्भर करते हैं। दोनों सैनिक क्षमताओं के संतुलन में विश्वास करते हैं, अर्थात चाहते हैं कि सैनिक क्षमता में संतुलन स्थापित हो अन्य देशों के बराबर। ऐसे ही यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के मध्य कुछ अंतर भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जहां यथार्थवाद शक्ति उन्मुख सामरिक नीति में विश्वास करता है और शक्ति संचय को अपने आप में उद्देश्य मानता है, अर्थात जो यथार्थवाद है ये पावर की बात करता है, शक्ति की बात करता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो और शक्ति को बढ़ावा मिले। वहाँ जो नव यथार्थवादी हैं ये सुरक्षा उन्मुख सामरिक नीति में विश्वास करते हैं, अर्थात सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमें कितनी सुरक्षा प्राप्त हो, जो सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर आधारित है। ठीक है, कंपटीशन भी कर सकते हैं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। राज्य के उद्देश्य को लेकर यथार्थवादी सैनिक सुरक्षा को राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हैं, अर्थात यथार्थवादी मानते हैं कि सैनिक रूप से सुरक्षा ही राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सैनिक आक्रमण का खतरा सबसे बड़ा खतरा है। जो सैनिक रूप से खतरा होता है यह सबसे बड़ा खतरा है जिससे निपटना सर्वोपरि है, जिससे निपटना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जो यथार्थवादी है सैनिक आक्रमण को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और इससे निपटना ज़रूरी समझते हैं। परंतु नव यथार्थवादी का मुख्य अंतर इस सुरक्षा के दर्जे को लेकर है, अर्थात सैनिक तैयारी को लेकर राज्य किस सीमा तक जा सकता है। ये सैनिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण न मानकर सैनिक तैयारी की बात करते हैं कि हमारी कितनी सैनिक तैयारी है अगर कोई हम पर आक्रमण कर दे और हम किस सीमा तक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यथार्थवाद मानव स्वभाव पर बल देता है। यथार्थवाद क्या कहता है कि मानव स्वार्थी है, लोभी है। ठीक है, मानव को स्वार्थी और लोभी मानता है, जबकि नव यथार्थवाद मानव को स्वार्थी और लोभी नहीं मानता। 4th पॉइंट है पुरातन यथार्थवाद निरंतर चलने वाली शक्ति के लिए संघर्ष करता है। जो शक्ति निरंतर बढ़ रही है उसके लिए संघर्ष करता है ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित कर सके, जबकि नव यथार्थवाद सत्ता संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को जिम्मेदार मानते हैं। संरचना का अर्थ है राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का क्या स्वरूप है। कहने का अर्थ इसमें यह है कि जो पुरातन यथार्थवाद है ये कहते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, दूसरे देशों से संघर्ष होता है जिससे हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो सके। परंतु जो नव यथार्थवाद है यह संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। ये कहते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई प्रभुसत्ता संपन्न शासक नहीं है जो सभी राज्यों पर नियंत्रण कर सके और देशों में अराजकता की स्थिति समाप्त हो सके।
यह जो है सत्ता संघर्ष के लिए संरचना को ही जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं संरचना का अर्थ क्या है, राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का क्या स्वरूप है, किस प्रकार जो है राज्यों के बीच में शक्तियाँ बटी हुई है उसकी बात करते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर मिलेंगे डेफिनेटली, और आपको ऐसा मटेरियल पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।